नमस्कार साथियों, पीसीएस गंगा ऑनलाइन चैनल में आप सभी मित्रों का स्वागत है। आज मित्रों, आधुनिक भारत के संदर्भ में मुगलों के पतन के पश्चात क्षेत्रीय राजवंशों के उदय तथा उनमें से निजाम और मैसूर के साथ ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के संबंध तथा संघर्ष के संबंध में पढ़ेंगे। मित्रों, अधिक से अधिक चैनल को सब्सक्राइब करें तथा अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करें ताकि हमारा भी उत्साहवर्धन होता रहे और अच्छे से अच्छे वीडियो हम बनाते रहें। यह वीडियो आपके प्री परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, खास करके पीसीएस 2026 आपका टीजीटी पीजीटी असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्ज़ाम भी है, इतिहास का। साथ ही साथ वनडे एग्ज़ाम आपका लोअर का, लेखपाल का जो भी एग्ज़ाम है, इन सब भी परीक्षाओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। यहाँ से 1 से 2 क्वेश्चन तो बन ही सकते हैं। चलिए मित्रों, पढ़ते हैं आगे। मुगलों के पतन के पश्चात नवीन राज्यों का उदय। तो हैदराबाद में एक राज्य की स्थापना होती है। कौन करता है? चिनकिलिज खां। इसकी उपाधि थी निजामुल मुल्क की। चिनकिलिज खां, इसकी उपाधि क्या थी? निजामुल मुल्क की। और कब स्थापित करता है? तो 1724 ईस्वी में। 1724 ईस्वी में हैदराबाद राज्य में, जिसे हम लोग निजाम वंश के नाम से पढ़ते हैं, चिनकिलिज खां उर्फ या निजामुल मुल्क ने एक नवीन राजवंश की स्थापना की। रुहेलखंड क्षेत्र में वीर दाऊद एवं अली मोहम्मद खां ने एक राज्य स्थापित किया 1724 में। बंगाल में कौन राजवंश स्थापित करता है स्वतंत्र रूप से? मुर्शीद कुली खां, 1717। 1717 में मुगल वंश में कौन सा शासक था? ये लोग आप लोग कमेंट करके बताइए। 1717 में मुगल वंश, उत्तरवर्ती मुगल वंश में कौन सा शासक बादशाह शासन कर रहा था? इसका नाम कमेंट करके बताएं। बंगाल में मुर्शीद कुली खां ने स्वतंत्र राज्य की स्थापना की। कर्नाटक में सादुल्ला खां, टाइपिंग में थोड़ा गलती है, सादुल्ला खां। 1717 में कर्नाटक में भरतपुर आपका क्षेत्र है, भरतपुर मथुरा का जो क्षेत्र है, वहाँ चूड़ामन और बदन सिंह ने 1700 में जाट वंश की स्थापना की। जाट राजवंश या जाट क्षेत्रीय वंश के रूप में जाटों ने स्थापना की। उसके संस्थापक कौन थे? चूड़ामन और बदन सिंह। सिख राज्य की स्थापना कौन करता है? तो बंदा सिंह, जिसे बंदा बहादुर भी कह सकते हैं। मैसूर हैदर अली, 1761। हालांकि मैसूर में वाडियार वंश के राजा शासन कर रहे थे, लेकिन अगर हैदर अली के संदर्भ मैसूर वंश देखेंगे तो 1761 में मैसूर राज्य पर हैदर अली ने एक नए वंश की स्थापना की। त्रावणकोट में इस समय मार्तंड वर्मा शासन कर रहे थे। अहोम, असम वाला क्षेत्र, तो रुद्र सिंघमा। मराठा में इस समय कौन थे? पेशवा बालाजी बाजीराव। तो पेशवा बालाजी बाजीराव 1713 में पेशवा बनते हैं। दक्कन में स्वतंत्र राज्य का संस्थापक चिनकिलिज खां था। हम अब निजाम के संदर्भ में पढ़ेंगे। इसकी अन्य उपाधि क्या थी? निजामुल मुल्क की। यह पूर्व में समरकंद का निवासी था। याद रखिएगा, चिनकिलिज खां कहाँ का निवासी था? समरकंद का। उसके पिता गाजियुद्दीन सिद्दीकी फिरोज जंग औरंगजेब की सेवा में कार्य करते थे। तो चिनकिलिज खां के पिता औरंगजेब की सेवा में कार्य कर चुके थे। कहाँ का निवासी था? समरकंद का। दक्कन में स्वतंत्र राज्य मतलब हैदराबाद का तात्पर्य है कि दक्कन तात्पर्य हैदराबाद मुख्यतः आपका क्षेत्र है। सम्राट बनने के पश्चात या सुल्तान बनने के पश्चात, आप सम्राट न कहिए, सुल्तान कहिए, क्योंकि या निजाम के पश्चात फारूक सियर ने निजामुल मुल्क को दक्षिण के 6 सूबों की सूबेदारी और खाना की उपाधि से विभूषित किया तथा उसे उपाधि क्या दी? निजामुल मुल्क बहादुर फतेह जंग। फारूक सियर ने निजामुल मुल्क को या आपके चिनकिलिज खां को कौन सी उपाधि दी थी? निजामुल मुल्क बहादुर फतेह जंग की। यह आपसे पूछा जा सकता है।
कुछ समय पश्चात उसे मालवा का भी सूबेदार बना देते हैं। 1723 में वह पुनः दक्कन लौटता है और 11 अक्टूबर 1724 को मुबारिज खां एवं निजामुल मुल्क के मध्य सूकर खेड़ा का युद्ध होता है। याद रखिएगा कौन सा, कहीं कहीं सकूर खेड़ा भी लिखा रहता है, लेकिन ये सूकर खेड़ा का युद्ध था। तो किसके बीच होता है? मुबारिज खां और निजामुल मुल्क के बीच। इसमें निजामुल मुल्क जीत जाता है। और इस समय मुग़ल बादशाह कौन था? मोहम्मद शाह। कब? 1724 में। मोहम्मद शाह ने इसे उपाधि क्या दी थी? आसफ जाह की। फारूक सियर ने क्या उपाधि दी थी? फारूक सियर ने निजामुल मुल्क की उपाधि दी थी। और मोहम्मद साहब ने चिनकिलिज खां को कौन सी उपाधि दी थी? निजामुल मुल्क को आसफ जाह की उपाधि। निजाम ने 1725 में हैदराबाद को राजधानी बनाया। निजामुल मुल्क ने हैदराबाद को कब राजधानी बनाया? 1725 में। एक हिंदू दीनानाथ को अपना दीवान बनाया। बाजीराव प्रथम ने पालखेड़ा नामक स्थान पर निजामुल मुल्क को पराजित किया था। निजाम के साथ आप पढ़ चुके हैं, जब मराठा पढ़ाया हूँ। तो पालखेड़ा के युद्ध में बाजीराव प्रथम ने निजाम को पराजित किया था। 6 मार्च 1728 को निजामुल मुल्क और बाजीराव के मध्य एक संधि होती है, जिसे मुंगी शिवगांव की संधि कहा जाता है। मुंगी शिवगांव की संधि, ये याद रखिएगा। मुंगी शिवगांव की संधि होती है, जिसके तहत निजाम ने साहू कौन था उस समय? मराठा सम्राट या मराठा शासक। और बाजीराव कौन था? उनके पेशवा थे। साहू को दक्षिण में चौथ सरदेशमुखी देने का वादा किया तथा कोल्हापुर जो महाराष्ट्र का क्षेत्र है, वहाँ शंभूजी, शिवाजी के वंशज जो थे शंभूजी, उनको आश्रय न देने की सहमति बताई। अर्थात ये था शंभूजी और साहू में झगड़ा चल रहा था दोनों लोग में उत्तराधिकार को लेके, क्योंकि पेशवा लोग साहू को वंशज मानते हुए उनको सर्वेसर्वा मान रहे थे, और दक्षिण में कोल्हापुर के क्षेत्र में शंभूजी अपने आप को मराठों का वंशज साबित कर रहे थे। तो जब बाजीराव ने निजाम को पराजित किया, तो भाई पराजित व्यक्ति कोई भी संधि मानने के लिए तैयार रहेगा। तो उन्होंने साहू के पक्ष में समझौते किए, शंभू के पक्ष में नहीं। 21 मई 1748 को आसिफ निजामुल मुल्क की मृत्यु हो जाती है। आसिफ यही निजामुल मुल्क या चिनकिलिज खां या आसफ शाह की मृत्यु हो जाती है। उसके पश्चात क्या होता है कि नासिर जंग और मुजफ्फर जंग में उत्तराधिकार को लेकर संघर्ष हो जाता है। यहीं से नासिर और मुजफ्फर जंग के संघर्ष से ही फ्रेंच कंपनी, फ्रांसीसी और तथा ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी निजाम के क्षेत्र में प्रवेश कर जाती हैं तथा एक एक पक्ष पकड़ के वो भी उत्तराधिकार के युद्ध में हस्तक्षेप करने लगती हैं। सितंबर 1798 में हैदराबाद के तत्कालीन निजाम ने वेलेजली की सहायक संधि स्वीकार कर ली थी। याद रखिएगा, ये पूछा जाता है कि सहायक संधि सर्वप्रथम किसने स्वीकार की? तो हैदराबाद राज था यही निजाम का। किसकी? परंतु सबसे पहले सहायक संधि स्वीकार करने वाला राज्य था हैदराबाद। वेलेजली की सहायक संधि को स्वीकार करने वाला पहला राज्य था हैदराबाद। भरतपुर के जाट, दिल्ली, मथुरा, आगरा वाला जो क्षेत्र है आज का, उसके समीपवर्ती क्षेत्रों पे जाट नेता गोकुल ने 1669 में विद्रोह किया। तत्पश्चात 1786 में राजाराम और रामचेरा ने विद्रोह किया। ये इस समय किसका शासन था मुगल बादशाह में? तो औरंगजेब था इस समय कौन था? औरंगजेब था। तो जाट नेता गोकुल ने पहले विद्रोह किया, फिर 86 में राजा राम और रामचेरा ने विद्रोह किया। राजा राम के बारे में प्रसिद्ध है कि उन्होंने जब विद्रोह किया तो उन्होंने सिकंदरा आगरा स्थित अकबर के मकबरे से दफन किए गए अकबर के अस्थिपंजर हड्डियों को निकाल के जला देते हैं। तो पूछ सकता है, और एक बार पूछा भी है, तो कौन था वो? राजा राम क्या करते हैं कि यह
सिकंदरा स्थित अकबर के मकबरे को खुदवा देते हैं और वहाँ से जो भी हड्डियाँ मिलती हैं उसको फिर जला देते हैं। राजा राम के पश्चात जाट नेता चूड़ामन बनते हैं। चूड़ामन 1695 से 1721 तक भरतपुर में जाट राज्य की नींव रखते हैं। यही इन्होंने एक जाट राज्य बनाया। पहले क्या था, जाटों का एक मुखिया होता था और अपने क्षेत्र के सभी जाटों को एकत्रित करके सेना बना के विद्रोह करते रहते थे। ये जमींदार टाइप के थे वहाँ के। लेकिन चूड़ामन जब आते हैं तो इन्होंने जाट राज्य कहा कि इन्होंने जो क्षेत्र है भरतपुर के पास पड़ोस का, इसको मिला के एक राज्य स्थापित किया जाएगा। उसका नाम ही जाट राज्य रखा। बदन सिंह 1721 से 56 तक चूड़ामन का भतीजा था। जाटों का नेतृत्व किया और शक्तिशाली सेना का निर्माण भी किया। याद रखिएगा, शक्तिशाली सेना का निर्माण भी किया। बदन सिंह को भरतपुर राज्य का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। अब सोचिए, भरतपुर के जाटों का वह संस्थापक कौन था? चूड़ामन। और वास्तविक संस्थापक कौन था? बदन सिंह। दो प्रश्न याद रखिएगा, संस्थापक कौन था? चूड़ामन। और वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है? तो बदन सिंह को। अहमद शाह अब्दाली ने बदन सिंह को राजा की उपाधि दी थी। बहुत ज़रूरी है, याद रखिएगा। राजा की उपाधि बदन सिंह को किसने दी थी? तो कौन था वो? अहमद शाह अब्दाली। अहमद शाह अब्दाली ने बदन सिंह को राजा की उपाधि से विभूषित किया तथा महेंद्र शब्द दिया। उनके नाम में महेंद्र शब्द जोड़ा गया। बदन सिंह के पश्चात सूरजमल जाटों का नेतृत्व करने लगते हैं। सूरजमल ने आगरा, मथुरा, मेरठ, अलीगढ़ क्षेत्र पर नियंत्रण स्थापित किया। सूरजमल को एक नाम दिया जाता है इतिहासकारों द्वारा, जाटों का अफलातून। यह अफलातून प्लेटो को कहा जाता था यूरोप में। तो भारत का प्लेटो कौन था या अफलातून? सूरजमल। जाट नेता सूरजमल भारत में अफलातून के नाम से प्रसिद्ध थे। पानीपत के तृतीय युद्ध में जाट नेता सूरजमल के नेतृत्व में मराठों का सहयोग करना चाहते थे, किंतु सदाशिवराव भावुक से मतभेद होने के कारण वे शांत रहे। सूरजमल की मृत्यु 1763 में होने के पश्चात धीरे धीरे जाट साम्राज्य या जाट क्षेत्र राज्य समाप्त होने लगता है। 1805 में रणधीर सिंह जाट ने अंग्रेजों की अधीनता स्वीकार कर ली और जाट राज्य समाप्त हो गया। भरतपुर में लौहगढ़ किले का निर्माण सूरजमल ने कराया था। याद रखिएगा, भरतपुर में लौहगढ़ किले का निर्माण कौन कराया था? तो सूरजमल ने कराया था। तो सूरजमल को जाटों का अफलातून कहा जाता है क्योंकि वो पानीपत के तृतीय युद्ध में सहयोग करना चाहते थे, लेकिन जो मराठा सेनापति थे सदाशिवराव भाऊ, ये आपसी मतभेद रखते थे, जिससे सूरजमल ने मराठों का साथ नहीं दिया और स्वयं को शांत रखा। उन्होंने किसी का पक्ष नहीं लिया। अब हम पढ़ेंगे मैसूर राज्य का उदय। मैसूर बहुत महत्वपूर्ण राज्य है। 4 आंग्ल मैसूर युद्ध हुए। 4 में से 3 बार संधियाँ होती है। अंतिम बार अंततः अंग्रेज मैसूर राज्य को समाप्त कर देते हैं और उसे अपने क्षेत्र के अधीन बना लेते हैं। इससे कई बार प्रश्न पूछे गए हैं। इनका मिलान वर्ष पूछता है, इनके पश्चात होने वाली संधियों के संदर्भ में पूछता है तथा हैदर और टीपू से संबंधित कुछ प्रश्न पूछे जाते रहे हैं। तो हम देखेंगे 1612 ईस्वी में वेंकट द्वितीय द्वारा मैसूर में वाडियार वंश, ये पूछा जाता है। हैदर अली जब मैसूर पे नियंत्रण करता है तो किस राजवंश का शासन था? तो वाडियार वंश का संस्थक था। वाडियार वंश जो राजा थे, जो संस्थापक थे, पहले विजयनगर साम्राज्य के अधीन एक राज्य के रूप में शासन देखभाल करते थे। 18वीं शताब्दी में मशहूर राजा चिक्का कृष्ण राज, वास्तविक नाम था, इन मतलब कहने के तात्पर्य 18वीं शताब्दी में मशहूर राजा कौन थे? वाडियार वंश के चिक्का कृष्ण राज। परंतु वास्तविक सत्ता इनके 2 मंत्री थे, नैंजराज और देवराज। नैंजराज और देवराज के हाथ में थी, अर्थात 2 इनके मंत्री थे जो सर्वे सर्वा बने हुए थे। इसी समय हैदर अली का उदय होता है, अर्थात हैदर अली भी मैसूर राज्य में एक सेना के रूप में कार्य शुरू करता है और धीरे धीरे वह
अपना चरमोत्कर्ष करते हुए स्वयं सत्ता अधिग्रहण कर लेता है। हैदर अली 1761 से लेकर 1782 तक शासन करता है। 1761 में वह राज्य स्थापित करता है और 1782 तक द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध के मध्य तक जब तक जीवित रहा मैसूर राज्य पर नियंत्रण बनाए रखा। हैदर अली का जन्म कोलार कर्नाटक में 1721 ईस्वी में हुआ था। इनके पिता फतेह मोहम्मद मैसूर राजा के यहाँ नौकरी करते थे। इनके पिता फतेह मोहम्मद मैसूर के राजा के यहाँ नौकरी करते थे। किसके? हैदर अली के। हैदर अली का जन्म 1721 कोलार कर्नाटक क्षेत्र। हैदर अली अपनी योग्यता से प्रभावित होकर हैदर अली की योग्यता से प्रभावित होकर जो नंजराज थे, देवराज, जो मैसूर के मुख्य मुखिया या प्रधानमंत्री थे, उसे 1755 में डिंडीगुल क्षेत्र में फौजदार नियुक्त किया। तो हैदर अली को फौजदार किसने नियुक्त किया? नंजराज ने। कब? 1755 ईस्वी में। 1755 में डिंडीगुल कर एक आधुनिक शस्त्रागार की स्थापना की। किसने? हैदर अली ने कही। क्योंकि अभी राजा वो नहीं बना है, परंतु आधुनिक शस्त्रागार की स्थापना हैदर अली करता है डिंडीगुल में। कुछ समय पश्चात हैदर अली ने मैसूर की राजधानी श्रीरंगपट्टनम पर आक्रमण करके प्रधानमंत्री को बंदी बना लिया तथा स्वयं उसका संरक्षक बन गया। राजा का स्वयं संरक्षक बन गया। तत्पश्चात 1761 में वह राजा के स्थान पर स्वयं को मैसूर का शासक घोषित किया और हैदर अली ने वेदनूर, सुंडा, सेरा, वल्लभपुर, राय दुर्ग, चित्रदुर्ग पर अधिकार धीरे धीरे स्थापित करते हुए मैसूर राज्य का काफ़ी विस्तार किया। हैदर अली के बढ़ते उत्कर्ष से दक्षिण में मराठे और हैदराबाद के निजाम तथा अंग्रेज द्वेष करने लगे, क्योंकि जिस तरह से हैदर अली का उत्कर्ष हो रहा था, अंग्रेज और मराठे ज़्यादा चिंतित होने लगे कहीं हमारे ऊपर भी नियंत्रण स्थापित करने के लिए संघर्ष न करें। हैदर अली से कौन सशंकित हुआ? मराठे, हैदराबाद के निजाम और अंग्रेज। 1764 में पेशवा माधवराव ने हैदर अली को एक युद्ध में परास्त किया। तो 1764 में हैदर अली और मराठों के मध्य एक युद्ध होता है जिसमें मराठे विजयी होते हैं। 1765 ईस्वी में हैदर अली को मराठों से संधि करके अपना भूक्षेत्र तथा 28 लाख वार्षिक देना पड़ा। 1764 में युद्ध होता है जिसमें पराजित होता है तथा 1765 में एक संधि कर लेते हैं मराठों के साथ, जिसमें आधा भूक्षेत्र लगभग दे देते हैं और 28 लाख वार्षिक कर के रूप में देते हैं। 1765 ईस्वी में निजाम ने अंग्रेजों की सहायता से हैदर अली पर आक्रमण किया। मराठे भी इस संधि में सम्मिलित हो गए, परंतु 1766 में हैदर अली ने चतुराई और बुद्धिमानी का परिचय देते हुए निजाम और मराठों को अपनी ओर मिला लिया, अर्थात कुछ प्रलोभन दिया, कुछ पैसा, कुछ क्षेत्र, जिससे निजाम और मराठे हैदर अली के साथ आ गए और तब उन्होंने अंग्रेज़ों से लोहा लेना प्रारंभ किया। आंग्ल मैसूर युद्ध प्रथम आंग्ल मैसूर कब चला? 1767 से लेकर 69 तक। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध, एक तरफ हैदर अली था, दूसरी तरफ अंग्रेज की सेना थी। इस युद्ध में अंग्रेज गवर्नर कौन था उस समय? वेरेलस्ट था। जब प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध होता है तो भारत में कंपनी का गवर्नर कौन था? वेरेलस्ट था। अंग्रेजी सेना का नेतृत्व कौन कर रहा था इस समय? तो जनरल स्मिथ। पहले आंग्ल मैसूर युद्ध में जनरल स्मिथ सेना का नेतृत्व कर रहे थे। उस समय गवर्नर जनरल, आपका गवर्नर वेरेलस्ट था। युद्ध में पहले तो अंग्रेज़ों को चंगामा और त्रिनोमली नामक 2 स्थानों पर सफलता मिली, अर्थात पहले चरण में एक तरह से अंग्रेज प्लस में थे, अंग्रेज विजयी हो रहे थे। परंतु तत्पश्चात हैदर अली ने अंग्रेज़ों को चारों ओर से घेर लिया, मंगलौर पर अधिकार कर लिया, 3 तरफ से मद्रास पर आक्रमण किया। हैदर अली ने चौतरफा एक तरह से आक्रमण किया अंग्रेज़ों पे, जिससे उनकी शक्ति कमज़ोर होने लगी। युद्ध में अंग्रेज़ों को बहुत हानि उठानी पड़ी। तत्पश्चात 4 अप्रैल 1769 में अंग्रेज़ों और हैदर अली के मध्य मद्रास की संधि होती है। पहले आंग्ल मैसूर युद्ध के पश्चात कौन सी संधि होती है? मद्रास की संधि होती है, याद रखिएगा। पहले में मद्रास 3 अक्षर का नाम एक तरह से, दूसरे में होती है मंगलौर
बता दे रहा हूँ, याद कर लीजिए 4 अक्षर। और तीसरे में होती है श्रीरंगपट्टनम, सबसे लंबा नाम जैसे वैसे बढ़ रहा है। मद्रास, मंगलोर, श्रीरंगपट्टनम। कभी भी मिलान करने के लिए पूछे तो आप याद रखिएगा, पहले 3 अक्षर था, फिर 4, फिर 5 या 6 अक्षर श्रीरंगपट्टनम में। मद्रास की संधि कब होती है? 1769 में। यह ऐसा युद्ध था, याद रखिएगा, ब्रिटिश काल में प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध पहला ऐसा युद्ध है, पहला और अंतिम, जिसमें अंग्रेज पराजित हुए हैं। नहीं तो ऐसा कोई युद्ध नहीं हुआ जिसमें अंग्रेज पराजित हुए हों, चाहे वो मराठों से हुआ हो, चाहे सिखों से, चाहे बंगाल से, चाहे दिल्ली से। हर जगह अंग्रेज विजयी रहे। सिर्फ एक ऐसा युद्ध का प्रमाण मिलता है जिसमें अंग्रेज हारते हैं और मैसूर का हैदर अली विजयी होता है, पहले आंग्ल मैसूर युद्ध में। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध 1780 से 84 के मध्य चलता है। इसका प्रमुख कारण था दोनों देश मद्रास की संधि के तहत ये समझौता हुआ था कि यदि दोनों देशों मतलब राज्यों, चाहे अंग्रेजों पर या मैसूर पर कोई दूसरी शक्ति आक्रमण करेगी तो दोनों राज्य आपस में मिलकर उस तीसरी शक्ति का विरोध करेंगे। परंतु अंग्रेजों द्वारा इस शर्तों को उल्लंघन किया गया। जब हैदर अली को ज़रूरत पड़ी तो अंग्रेज उनको सहायता करने नहीं पहुँचे। 1779 में ईस्वी में त्रिगुट संघ की स्थापना हुई। किसकी? अंग्रेज, निजाम और मराठों के साथ फिर एक संधि के तहत समझौता हो जाता है, क्योंकि हैदर अली ये सोच जान रहे थे कि निजाम अंग्रेज़ों के साथ मेरी संधि है, मद्रास की संधि, जिसके तहत अंग्रेज हमें सहायता करने के वचन दिए हैं, शर्तें माने। परंतु अंग्रेज क्या करते हैं कि वह इन शर्तों का उल्लंघन करते जाते हैं तथा मराठों और निजाम को अपनी तरफ मिला के एक त्रिगुट बनाते हैं। 1780 में हैदर अली ने कर्नाटक के नवाब पर आक्रमण कर दिया। कर्नाटक का नवाब जो था उस समय मद्रास में ब्रिटिश कंपनी की शरण में चला गया, अर्थात वह एक तरह से दया पात्र का राज्य था, वो कंपनी के अधीन कार्य कर रहा था। कौन सा? कर्नाटक। अंग्रेजों ने हैदर अली के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कर दी, क्योंकि कर्नाटक पे आक्रमण किया था तो अंग्रेजों का हित संघर्ष टकराने लगा, क्योंकि कर्नाटक उनके अधीन राज्य था। तो अंग्रेजों ने हैदर अली के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कर दी। इस युद्ध में हेक्टर मुनरो मद्रास की सेना का, कर्नल बेली गुट्टूर की सेना का नेतृत्व कर रहे थे। तो याद रखिएगा कौन? इस युद्ध में हेक्टर मुनरो भी था द्वितीय वाले में, और कर्नल बेली, इन दोनों ने अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किया। वारेन हेस्टिंग ने सर आयरकूट की अध्यक्षता में एक सेना और भेजी। इस समय गवर्नर कौन था? गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग था, द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध के समय। तो आयरकूट की नेतृत्व में एक सेना और भेजता है। आयरकूट के नेतृत्व में वारेन हेस्टिंग एक सेना और हैदर अली के विरुद्ध भेजता है। आयरकूट ने हैदर अली को 1781 में पोर्टो नोया या पोलिनोर के युद्ध में पराजित किया। कई बार पूछा है, किसने पराजित किया? अंग्रेज सेनापति आयरकूट। पराजित कौन हुआ? हैदर अली। इस समय गवर्नर कौन था? तो वारेन हेस्टिंग। समय काल क्या था पोलिनोर या पोर्टोनोवा के युद्ध का? तो 1781 ईस्वी में। हैदर अली के विरुद्ध आयरकूट की सफलता के कारण वारेन हेस्टिंग ने मराठों के साथ सालबाई की संधि की। इसी समय अंग्रेजों ने क्या किया कि मराठों के साथ सालबाई की संधि की, निजाम को गुट्टूर का प्रदेश दे दिया, जिससे दोनों ने हैदर अली की सहायता देना बंद कर दिया। अर्थात दोनों कौन? मराठे और निजाम। अब हैदर अली और निजाम को अंग्रेजों ने अपनी तरफ मिलाने का प्रयास किया। इसी बीच 6 दिसंबर 1782 को हैदर अली की मृत्यु हो जाती है। कुछ समय पश्चात आयरकूट की भी मृत्यु हो जाती है। तो हैदर अली की 1782 6 दिसंबर 1782 में क्या होती है? मृत्यु हो जाती है। उसके बाद सत्ता आ जाती है किसके हाथ में? टीपू सुल्तान के अधीन आ जाती है। हैदर अली की मृत्यु के पश्चात उसका पुत्र टीपू मैसूर का नेतृत्व प्रारंभ करता है। 1783 में वेदनौर पर अपना अधिकार कर लेता है, वेदनौर पर, तथा समुद्रवर्ती तट मंगलोर पर घेरा डालकर नवंबर 1783 में अंग्रेजों को पालघाट और कोयम्बटूर पर अधिकार कर लिया। अंग्रेजों ने नवंबर 1783 में क्या किया कि पालघाट और
कोयम्बटूर पर धीरे धीरे अधिकार कर लिया। तत्पश्चात टीपू ने अंग्रेजों से मंगलोर की संधि की। किसने की? अंग्रेज और टीपू ने। कौन सी संधि? मंगलोर। आपको बताया, पहले में मद्रास, दूसरे में मंगलोर। 1784 ईस्वी में, मार्च 1784 में टीपू तथा अंग्रेज गवर्नर जॉर्ज मैकार्टनी के मध्य मंगलोर की संधि होती। याद रखिएगा, एक तरफ कौन था? टीपू, दूसरी तरफ कौन था? मैकार्टनी, कंपनी का सेनापति। और संधि कौन होती है? मंगलोर। दोनों एक दूसरे के विजित क्षेत्र, विकसित नहीं, विजित प्रदेश वापस कर दिए। आश्वासन दिया कि एक दूसरे के साथ मित्रतापूर्ण व्यवहार करेंगे। टीपू ने श्रीरंगपट्टनम को अपनी राजधानी बनाया। टीपू ने क्या किया कि अपनी राजधानी श्रीरंगपट्टनम को बनाया। वहाँ पर फ्रांसीसी क्लब के आधार पर जैकोबिन क्लब की स्थापना की, जो एक तरह से फ्रांस का क्लब था। उसको टीपू ने अपने राज्य मैसूर में स्थापित करने का प्रयास किया। विदेशी सहायता प्राप्त करने का भी प्रयास किया टीपू ने। कई विदेशी राज्य ईरान, अफगानिस्तान, तुर्की, फ्रांस से मित्रवत संबंध बनाने का प्रयास किया तथा राजदूत के आवागमन की शुरुआत की। टीपू सुल्तान ने नागरिक टीपू की उपाधि ली। तो 3-4 उपाधियाँ उसकी हैं, वो पूछ सकता है। टीपू की नागरिक टीपू की उपाधि धारण की। टीपू ने 1787 ईस्वी में पादशाह की उपाधि धारण की। याद रखिएगा, दक्षिण में पादशाह की उपाधि बहुत कम मिलती है। तो टीपू सुल्तान ने पादशाह की उपाधि धारण की, बादशाह की नहीं, पादशाह की उपाधि। स्वतंत्रता नामक एक वृक्ष उस समय लगाया। यह फ्रांसीसी क्रांति से प्रेरित विचार था। स्वतंत्रता का वृक्ष लगाया। स्वयं को मैसूर का सुल्तान घोषित किया। टीपू ने श्रृंगेरी मंदिर और शारदा मंदिर के पुनर्निर्माण हेतु धन भी दिया, पैसा भी दिया। श्रृंगेरी के जगत गुरु शंकराचार्य का सम्मान करता था। वह अनेक भाषाओं का ज्ञाता था। अरबी, फारसी, उर्दू, कन्नड़, तमिल इत्यादि भाषाओं का कौन ज्ञाता था? टीपू सुल्तान। टीपू सुल्तान अनेक भाषाओं का ज्ञाता भी था। वह हिंदुओं के श्रृंगेरी मंदिर और शारदा मंदिर के पुनर्निर्माण हो तो धन भी दिया। वह जगत गुरु शंकराचार्य का सम्मान भी करता था। सैन्य व्यवस्था को यूरोपीय पद्धति के अनुरूप संगठित किया। टीपू सुल्तान ने स्वतंत्रता का वृक्ष आरोपित किया। स्वयं को सुल्तान की उपाधि से संबोधित किया। स्वयं को सुल्तान की उपाधि से संबोधित किया। श्रृंगेरी और शारदा मंदिर के पुनर्निर्माण हेतु धन दिया। जगत गुरु शंकराचार्य का सम्मान करता था, अर्थात वह हिंदू और मुस्लिम एकता दोनों में भरोसा करता था। वह अनेक भाषाओं, अरबी, फारसी, उर्दू, कन्नड़, तमिल जैसी भाषाओं का ज्ञाता भी था। सैन्य व्यवस्था को यूरोपीय पद्धति, खास करके फ्रांसीसी पद्धति पर अपनाने का, पुनर्संगठित करने का प्रयास किया उसने। अपने नाम के सिक्के भी जारी किए। टीपू सुल्तान ने अपने नाम के सिक्के भी जारी किए। टीपू सुल्तान का एक कथन है, कभी कभी पूछा है 1-2 बार, कि 100 दिन चूहे की तरह जीने से अच्छा है कि एक दिन शेर की तरह जिए। 100 दिन चूहे मतलब डर डर के, अधीनता स्वीकार करके जीने से अच्छा है कि युद्ध करके वीरगति प्राप्त कर लो, परंतु जियो शान से जियो। तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध कब होता है? 1790 से 1792। 1790 से 1792 तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध। मंगलोर की संधि के अनुसार ये कब होती है? तो द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध को, आंग्ल मैसूर युद्ध, सॉरी यहाँ पे गलत हो रहा है, मैसूर युद्ध है, टाइपिंग गलत हो जाता है, संशोधित कर लीजिएगा, आंग्ल मैसूर युद्ध। तो द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध के पश्चात मंगलोर की संधि होती है और उस संधि के अनुसार ये त्रावणकोर राज्य है। त्रावणकोर संधि के अनुसार त्रावणकोर को जो राज्य था अंग्रेजों के संरक्षण में था, अर्थात त्रावणकोर का जो राज्य था वो अंग्रेजों के संरक्षण में था। 14 दिसंबर 1789 को त्रावणकोर पर टीपू ने आक्रमण कर दिया। यह अंग्रेजों का मित्र था, फलस्वरूप कॉर्नवालिस ने टीपू के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कर दी। जब टीपू ने त्रावणकोर पर आक्रमण किया तो अंग्रेजों ने त्रावणकोर की मदद करने के लिए
टीपू पर आक्रमण कर दिया। इस बार भी अंग्रेजों ने 1 जून 1790 को मराठा के साथ तथा 4 जुलाई 1790 को निजाम के साथ, मतलब अंग्रेजों ने क्या किया कि मराठों और निजाम को अपनी ओर मिला लिया, मैत्रीपूर्ण संधि कर ली। जनरल 1790 में जनरल मिडोज के नेतृत्व में सेना ने मैसूर राज्य पर असफल आक्रमण किया। फलस्वरूप दिसंबर 1790 में कॉर्नवालिस स्वयं, जो उस समय का गवर्नर जनरल था, सैन्य संचालन अपने हाथ में लेते हुए राजधानी श्रीरंगपट्टनम पर आक्रमण किया। 1791 में घमासान युद्ध में टीपू पराजित होता है, परंतु युद्ध सामग्री के अभाव में पीछे हट जाता है। पर वह पराजित तो हो रहा था, परंतु जैसे जैसे युद्ध सामग्री घटी उसका मनोबल गिरने लगा और वह पीछे हट गया। 1791 में गर्मियों में अंग्रेजों ने देवली और बालीपुर के दुर्गों पर अधिकार कर लिया। क्या हुआ कि 2 क्षेत्रों, देवली और बालीपुर, अंग्रेजों ने जो दुर्ग थे यहाँ पे, उस पर नियंत्रण स्थापित कर लिया। जनवरी 1792 में अंग्रेजों ने निजाम व मराठा की संयुक्त सेना के साथ श्रीरंगपट्टनम पर दूसरी बार आक्रमण किया। टीपू ने आत्मसमर्पण कर दिया और मार्च 1792 में कौन सी संधि होती है? श्रीरंगपट्टनम। याद रखिएगा, 1792 में, मार्च 1792 में श्रीरंगपट्टनम की संधि होती है। तो याद पहले बताया मैंने था कि पहले युद्ध में क्या होता है, मद्रास की संधि, दूसरे में मंगलोर की संधि, तीसरे में श्रीरंगपट्टनम की संधि और चौथे में टीपू मार दिया जाता है। तो अंग्रेजों ने पूरा राज्य ही अपने अधीन कर लिया, जिसके तहत अब ये संधि देखिए, इसमें पहली बार ऐसा होता है कि पहले में तो अंग्रेज हार गए थे, दूसरे में अंग्रेज विजयी हुए। तो जो समझौता हुआ वो मंगलोर की संधि के तहत दोनों ने एक दूसरे के विजित क्षेत्र वापस कर दिए और किसी को लेन देन के रूप में कुछ धनराशि या कुछ देना नहीं था। लेकिन श्रीरंगपट्टनम की संधि में चूँकि अंग्रेज एक तरफा विजयी हुए थे, 3 करोड़ रुपए सालाना हर्जाना के रूप में लिया। टीपू का आधा राज्य, मतलब मैसूर राज्य में से आधा राज्य इन्होंने नियंत्रित कर लिया। टीपू के दोनों पुत्र अब्दुल खालिक और मोइजुद्दीन को अंग्रेजों के पास बंदी के रूप में रखा गया। मालाबार, बारामहल, कुर्ग, डिंडीगुल के क्षेत्र अंग्रेजों को प्राप्त हुए। कौन कौन? मालाबार, बारामहल, कुर्ग, डिंडीगुल क्षेत्र अंग्रेजों को, धारवाड़ का क्षेत्र मराठों को तथा उत्तर पूर्व में कंडप्पा कुंडुल का क्षेत्र निजाम को। इस युद्ध के पश्चात एक बड़े पैमाने पर भू क्षेत्रों का पुनः वितरण किया गया। चतुर्थ आंग्ल मराठा युद्ध कब होता है? 1799 में। चतुर्थ आंग्ल मराठा, सॉरी कह रहा हूँ मैं, मुँह से मराठा निकल रहा है। चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध, चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध 1799 में। टीपू ने काबुल, फारस, अरब, मॉरिशस से राजदूत भेजकर संधि समझौते करने का प्रयास किया था। टीपू फ्रांसीसी प्रजातंत्र का सदस्य बना, नागरिक टीपू की उपाधि धारण की। हैरिस, जनरल स्टुअर्ट, गवर्नर जनरल के भाई आर्थर वेलेजली सेना के सेनापतित्व में फरवरी 1799 में इन हैरिस, स्टुअर्ट, गवर्नर आर्थर वेलेजली के नेतृत्व में टीपू पर फरवरी 1799 में अंग्रेजों ने आक्रमण किया। तत्पश्चात अंग्रेजों ने श्रीरंगपट्टनम पर घेरा डाला। अंततः टीपू पराजित होता है और शेष भाग जो था, अंग्रेजों ने क्या किया, पुराने राजवंश, वाडियार वंश था, ग्वालियर कैसे टाइप कर दिया, टाइपिस्ट सही नहीं कर रहा है, वाडियार वंश जो था, जो जब हैदर अली ने राज्य पर नियंत्रण स्थापित किया था, तो वही राजवंश को अंग्रेजों ने पुनः बैठा दिया। और जो राजा कृष्ण द्वितीय था उस समय, राजा कृष्ण द्वितीय था इस समय, जब टीपू मारा जाता है चौथे आंग्ल मैसूर युद्ध में। इतिहासकार लिखते हैं कि सैनिक, आर्थिक शांति तथा क्रांति की स्थापना संबंधी व्यवस्था के दृष्टिकोण से प्लासी के बाद मैसूर विजय अंग्रेजों की ब्रिटिश भारत में महत्वपूर्ण विजय थी।
क्योंकि इससे क्या हुआ कि दक्षिण में एक तरह से एक तरफा राज्य स्थापित करने का इनको अवसर मिला। इस युद्ध की सफलता के पश्चात वेलेज़ली को कौन सी उपाधि दी गई लंदन में? मार्किस ऑफ वेलेज़ली, मार्किस ऑफ वेलेज़ली की उपाधि दी गई लंदन में वेलेज़ली को। टीपू का जन्म 20 नवंबर 1750 ईस्वी को हुआ था। वह कट्टर अंग्रेजों का शत्रु था। टीपू अंग्रेजों का कट्टर शत्रु था। 1782 में हैदर अली की मृत्यु के पश्चात वह मैसूर का सुल्तान बनता है। प्रथम आंग्ल मैसूर कब होता है? 1767 से 69। वेरेलस्ट था इस समय कंपनी का गवर्नर। मद्रास की संधि होती है। द्वितीय विश्व युद्ध होता है 1780 से 84। हैदर अली टीपू एक तरफ थे, वारेन हेस्टिंग एक तरफ। मंगलोर की संधि 84 में होती है। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध 90 से 92, 1790 से 1792। टीपू सुल्तान व लॉर्ड कॉर्नवालिस के मध्य, और यहाँ श्रीरंगपट्टनम की संधि होती है। चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध 1799 में टीपू मारा जाता है और मैसूर से सहायक संधि स्वीकार कर ली जाती है। वाडियार वंश की स्थापना पुनः कर दी जाती है। शासक कृष्ण द्वितीय से सहायक संधि पर हस्ताक्षर करा लिया जाता है। इस तरह मित्रों हम लोगों ने मैसूर, जाट और निजाम के संदर्भ में अध्ययन किया। अगले वीडियो में हम लोग सिख राज्यों से, बंगाल और अवध से ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के संघर्ष के संदर्भ में जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न है उस पर चर्चा करेंगे। आप लोग हमारे चैनल को अधिक से अधिक मात्रा में सब्सक्राइब करें ताकि हमारा भी अधिक से अधिक उत्साह बढ़े और हम और वीडियो और अन्य विषयों के भी जो संबंधित वीडियो हैं आप लोगों को जल्दी से जल्दी उपलब्ध कराने का प्रयास किए हैं। जय हिंद साथियों।